हम सब एक हैं, घर में ही सेफ हैं। हम सब एक हैं, घर में ही सेफ हैं। हम सब एक हैं, घर में ही सेफ हैं। हम सब एक हैं, घर में ही सेफ हैं। हम सब एक हैं, घर में ही सेफ हैं। प्रदेश सरकार ने लोक तथा निजी संपत्ति वसूली अधिनियम नियमावली 2020 के तहत लखनऊ और मेरठ में क्षति दावा अधिकरण के गठन को दी मंजूरी। प्रदर्शनों के दौरान निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भरना होगा जुर्माना। विधानसभा और विधान परिषद के शुरू होने वाले सत्र में सभी विधायकों का होगा कोरोना टेस्ट। विधानमंडल में सोशल डिस्टेंसिंग की गई है व्यवस्था। विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों का भी हुआ टेस्ट। 20 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक क्षेत्रों के मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मुहैया कराने से संबंधित नेशनल मास्टर प्लान की तैयारियों की समीक्षा। कहा, उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक प्रगति के लिए ये प्लान होगा सफल। और गोंडा में नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के बाद घाघरा नदी का बढ़ा जल स्तर। बदायूं में रामगंगा उपनाई। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में भी घुसा पानी। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम नियमावली 2020 के तहत लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किए जाने को मंजूरी दे दी है। नागरिकता संशोधन कानून के बाद प्रदेश में विभिन्न जिलों में हिंसा कर सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से वसूली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अधिकरण में पुलिस व निजी व्यक्ति द्वारा की जा रही वसूली के दावे का निस्तारण किया जाएगा। इस अधिकरण को सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त होंगे। लखनऊ में स्थापित अधिकरण से 12 मंडलों को जोड़ा गया है, जबकि 6 मंडल मेरठ अधिकरण से जोड़े गए हैं। लखनऊ मंडल के दावा अधिकरण के कार्य क्षेत्र में झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर, बनारस, बस्ती और विंध्याचल धाम की याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी, जबकि मेरठ मंडल अधिकरण के कार्यक्षेत्र में सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा मंडल के दावा याचिकाओं का विस्तार होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच प्रदेश का विधानमंडल सत्र अभूतपूर्व होगा। इस दौरान विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों को कोरोना टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। सभा मंडप में सभी सदस्यों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक सीट छोड़कर बैठना होगा। 6 महीने के भीतर सदन बुलाने की संवैधानिक बाध्यता के चलते विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है। सदन की सिर्फ 3 बैठकें होंगी। इसमें पहले दिन दिवंगत मंत्री चेतन चौहान और कमल रानी वरुण को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के आदेश को विधानसभा सचिवालय में काम करने वाले 600 अधिकारियों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें 20 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। इनमें से कुछ होम क्वारंटीन किए गए, जबकि कुछ को अस्पताल भेजा गया है। विधानसभा अध्यक्ष सदन की सुरक्षा के संबंध में 19 अगस्त को सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मुहैया कराने से संबंधित नेशनल मास्टर प्लान की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि विभिन्न इकोनॉमिक जोन के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मुहैया कराने से संबंधित नेशनल मास्टर प्लान की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। ये एक अहम कदम है, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, आर्थिक प्रगति होगी और युवाओं के लिए अवसर खुलेंगे। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेलवे एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी हिस्सा लिया।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने उस साल स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बहुत जोर दिया था। पीएम ने इसके लिए पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के 68वें संस्करण के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, आपको क्या लगता है इस बार मन की बात में किन मुद्दों पर संवाद किया जाए। मन की बात का प्रसारण 30 अगस्त को होगा। आप अपना मैसेज 1800117800 पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गव ऐप लिख सकते हैं। मुझे आपके सुझाव और विचारों का इंतजार रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने पर अपनी मुहर लगा दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हाल ही में इस बारे में कैबिनेट ने नाम बदलने का फैसला लेते हुए शिक्षा नीति में कुछ बड़े बदलाव किए थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन के अध्यक्ष वाली समिति ने पिछले साल मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। मंत्रालय को इस मसौदे पर 2 लाख से अधिक सुझाव मिले थे। सौर ऊर्जा के प्रसार के लिए 8 सितंबर को इंटरनेशनल सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में ये जानकारी दी और कहा कि आने वाले दिनों में सोलर ऊर्जा बिजली का मुख्य स्रोत बनेगा। सौर ऊर्जा को दुनिया भर के देशों में बढ़ावा देने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 8 सितंबर को किया गया है, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में दुनिया भर के 87 देशों के प्रतिभागी, नोबेल विजेता, वैज्ञानिकों, अभियंताओं और ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां और भविष्य में उसके बेहतर प्रसार पर चर्चा किए जाएंगे। साथ ही दुनिया के वंचित क्षेत्रों तक ऊर्जा पहुंचाने की संभावनाओं पर भी विचार किए जाने की संभावना है। ये जो 86-87 देश है, इन सभी लोग का एक कॉन्फ्रेंस होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें कि आज क्या टेक्नोलॉजी का पोजीशन स्टेटस है और किस तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का, विशेषकर सोलर का, और क्या चैलेंजेस आगे हैं और हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दुनिया का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इन सभी विषयों पर विचार करेगी। उस समिट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने समिट की तैयारियों के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनेक देशों के साथ बातचीत की और कहा कि सौर ऊर्जा की कीमत इतनी कम हो गई है कि हम दुनिया भर के देशों में सौर ऊर्जा के जरिए बिजली पहुंचा सकते हैं, जो पर्यावरण को संतुलित करने में भी बेहद मददगार साबित होंगे। सौर ऊर्जा के चलन से कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग में भी कमी आएगी, जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की दिशा में भी हमें आगे ले जाएगा। हम लोग का यह विजन है सोलर अलायंस में कि हम लोग हर एक चीज को इलेक्ट्रीफाई करें और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ग्रीन करें। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग करते हैं, जहां पर कि बिजली बनाने के लिए आपको कोई चीज जलाने की जरूरत नहीं, कार्बन जलाने की जरूरत नहीं। ये ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं और ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पैदा हम कर रहे हैं, उसी से हमारा मोबिलिटी भी हो। जो अभी हम पेट्रोल डीजल से कार चलाते हैं, उसके बदले में हम इलेक्ट्रिसिटी से कार चलावे, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से कार चलावे। उसी से हमारा कुकिंग भी हो, उसी से हमारा कूलिंग भी हो, उसी से हमारा सारा काम। सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर रहा है, जिसका अध्यक्ष भारत है, जबकि उपाध्यक्ष फ्रांस है। दुनिया के जिन क्षेत्रों में ऊर्जा के मामले में समृद्धि नहीं है, वहां तक ऊर्जा उपलब्ध कराना संस्था का उद्देश्य है, जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है। साफ है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित हो सकते हैं। इसरो और बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर ईंट बनाने के लिए स्थायी प्रक्रिया विकसित की है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के तहत चंद्रमा की मिट्टी, बैक्टीरिया और ग्वार बीन्स का उपयोग कर ईंटें बनाई जाएंगी।
विकसित की गई इस प्रक्रिया में यूरिया का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सीमेंट के बजाय यहाँ ग्वार बीन्स का उपयोग किया जाता है। इसलिए कम कार्बन फुटप्रिंट होगा। बैक्टीरिया को आगे किसी भी आकार में ईंट को क्रिस्टलीकृत करने के लिए जोड़ा जाता है। दरअसल पृथ्वी से ईंटों को भेजना वहां व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि 1 पाउंड के निर्माण सामग्री के परिवहन में 7.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद निर्माण में अपनी भूमिका को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। सोमवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 3 सदस्यीय टीम सोहावल तहसील क्षेत्र स्थित धन्नीपुर गांव पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 5 एकड़ जमीन का सीमांकन कराने के साथ साथ चिन्हांकन भी करवाया। सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जल्द ही अपनी 5 एकड़ जमीन पर निर्माण करना शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सोहावल तहसील क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ कृषि भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपी थी। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के किए गए भूमि पूजन के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड भी मस्जिद निर्माण के लिए तेजी ला रहा है। इसी क्रम में बोर्ड से 3 सदस्यों की टीम सोहावल तहसील पहुंचकर वहां से राजस्व टीम के साथ मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर पहुंची और नाप जोख करने के बाद 5 एकड़ जमीन का चिन्हीकरण कराया। 5 एकड़ जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठित ट्रस्ट मस्जिद के साथ साथ शिक्षा के लिए मदरसा व एक अस्पताल का निर्माण कराएगा। आज तहसील सोहावल क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम धन्नीपुर में जो भूमि मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई है, वो लोग आए थे, वक्फ बोर्ड के लोग आए थे और उन्होंने ये कहा कि ज़मीन राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गई है, मस्जिद के नाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम अंकित हो गई है, इसलिए उस ज़मीन की पैमाइश करा दी जाए, डिमार्केट करा दिया जाए। इसके लिए तहसील सोहावल में एक टीम बनाई गई है। उस टीम को निर्देशित किया गया कि वहाँ जाकर के मौके पर उसका चिन्हीकरण करा दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा के लिए श्री जयप्रकाश निषाद के निर्विरोध निर्वाचित होने पर उन्हें हार्दिक बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्यसभा सांसद के तौर पर जयप्रकाश निषाद जनहित को प्राथमिकता देकर संसद के उच्च सदन की गौरवशाली परंपराओं में वृद्धि करेंगे। नेपाल के बैराज से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे घाघरा नदी अपने उफान पर है। घाघरा नदी में इन दिनों जल स्तर के कारण कर्नलगंज और तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कर्नलगंज के नखरा गांव व उसके आसपास के कई मजरों में बाढ़ का पानी आ जाने से कई घर टापू बने हुए हैं। बाढ़ में रहने वाले लोग व उनके पशु प्रभावित हुए हैं। गांव में बाढ़ का पानी घुसने से न केवल ग्रामीणों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, बल्कि उनकी हजारों एकड़ की फसल भी बाढ़ की जद में आने से बर्बाद हो गई है। लगभग 2000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। लोगों के लिए आने जाने के लिए जिला प्रशासन ने नाव की व्यवस्था करा दी है। फसल कम से कम बहुत ज्यादा 10 बीघा इसे सब बर्बाद हो गया। फसल गन्ना है, धान है। आप लोग कहाँ रहते हैं? आप कोई छत पर रहता है, कोई बंधे पर रहता है। ऊपरी क्षेत्रों में नेपाल राष्ट्र में हो रही बरसात की वजह से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है और इस समय जो एल्गिन पर जल स्तर देखा गया है वो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊंचा होकर बह रहा है, जिसमें हमारे नकैरा गांव है जो बंदे के अंदर पड़ता है, एल्गिन चरसड़ी बांध के अंदर पड़ता है। उसमें नकैरा गांव के 3 पूर्वे प्रभावित हुए हैं, जिसमें से जो वहाँ के पशु हैं उनको ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शिफ्ट किया गया है। लोगों के लिए पर्याप्त वहाँ पे व्यवस्था कराई गई है। जो उनको राहत किट बांटी जानी थी, राहत किट बांटी गई है, राहत सामग्री उनको दी जा चुकी है। उसके अतिरिक्त पानी पीने के लिए वहाँ पर टैंकर की व्यवस्था कराई गई है। देश के कई राज्यों में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है। बदायूं में भी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गांव गंगा और रामगंगा नदियों के बढ़ते जल स्तर और तेजी से हो रहे कटान से बाढ़ की चपेट में हैं और लाखों एकड़ फसल गंगा और रामगंगा में जलमग्न हो चुकी है। बदायूं के सहसवान और दातागंज तहसील क्षेत्र में नरौरा बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ने से सहसवान और दातागंज तहसील की लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गांव पर बाढ़ की चपेट में आए हैं।
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके कई मकान गंगा में समा गए, लाखों बीघा फसल भी गंगा में समा गई है। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि उन्होंने बाढ़ खंड एक्सीएन को कड़े निर्देश दिए कि कटान रोकने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर चलता रहे। साथ ही डीएम ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक मजदूर लगाकर कटान रोकने का कार्य तेज गति से करें। घर साहब ये शुरुआत वही यहाँ से घर कटना है, इसमें बाकी है ही क्या। कितने दिन से पानी बढ़ा है? ये पानी बढ़े हुए हो गए, करीब महीने भर से पानी बढ़ रहा है। कटान जो किया कटान हुआ है परसों से। कितना घर कट चुका है? घर 2 कट गए। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान साहब नुकसान है, सारी ईंट चली गई और जो है सारा घर से घर थोड़ा बहुत सामान निकालना वो चला ही गया इसमें सब। सर 10 दिन से कम पानी बढ़ रहा है जी, और कम से कम 15 मीटर से इधर घर था, वहाँ से सब कटाया कर दिया है, काट दिया। क्या क्या नुकसान हुआ? कमरे सारे कमरे चले गए सोनों के, हमारा भी घर चला गया उधर चीज़। हमारी जो गंगा के किनारे बाढ़ चौकियां बनी थी उनको अलर्ट कर दिया गया है। एक गांव जटा जो था जहां पे पानी भर गया था 2-3 दिन पहले, वो ऐसा हुआ था कि नरोरा बांध से करीब 1,37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वाटर लेवल सडनली इंक्रीज़ किया, बट अब फॉर्चुनेटली वाटर लेवल डिक्रीज कर गया है। तो जो संपर्क मार्ग पहले जो कटा हुआ था, अब फिर संपर्क मार्ग दिखने लगा है। हमारे जो एसडीएम हैं, एडीएम हैं, वो मौके पे जाके गए भी थे। राजस्व विभाग के हमारे जो कर्मी हैं वो भी वहाँ पे लगे हुए थे। किसी को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। गांव अभी इंटैक्ट हैं, गांव में भी कोई समस्या नहीं है और अगर भविष्य में ऐसी कोई समस्या आएगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमारा यही पूरा ये प्रयास रहेगा कि गाँव वालों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो। जनपद शाहजहांपुर में कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगातार किस्त मिलने से लघु एवं सीमांत किसानों को काफी सहूलियत हो रही है। जनपद प्रशासन ने अब तक 3,97,000 किसानों के खाते में पैसा भेज दिया है। वहीं कुछ किसानों के त्रुटिपूर्ण अभिलेखों का सत्यापन कर धनराशि भी जल्द भेजने का काम किया जा रहा है। लाभान्वित किसानों का कहना है कि कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों का ध्यान रखा है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में 4,54,000 किसान हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि अभी प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई है। उसमें लाभान्वित होने वाले किसान 3,97,000 हैं। करीब 10,000 किसानों के खातों में कुछ गड़बड़ी है, उसको सही कराकर उनके खातों में भी पैसा भेजने का काम किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी की गई है, उसमें हमारे जनपद के लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या 3,97,000 है। करीब 10,000 के आसपास ऐसे किसान अभी भी रह गए हैं जिनका सत्यापन नहीं हो पाया, उनके अभिलेखों का, उनके बैंक अकाउंट नंबर इत्यादि या जो औपचारिकताएं हैं उनमें कोई कमियां रह गई हैं, तो उसका सुधार भी किया जा रहा है। तो आने वाले समय में ये 3,97,000 की संख्या बढ़कर 4 लाख से 4,10,000 के मध्य हो जाएगी और इस तरीके से हमारे जनपद में ये मैक्सिमम आच्छादन है कृषकों का। कुल कृषकों में से जितने भी पात्र कृषक हैं उन सबको इस निधि से लाभान्वित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ और हमें ज़्यादा 3 महीना में 2,000 रुपया मिल जाता है। वो आउट है हमारे, जिससे हमारा खर्चा चलती है, जेब खर्चा चलती है। 6,000 रुपया मिलिए जाते हैं साल। जैसा प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है। अब जो मिल जात 2,000 तो हमारा धंधा चलते है। हाँ, अब खेती पाती है ऐसे है, अब थोड़ा रहते है अपन धंधा को हम खाद है, पानी हम चलते है अपन और का डोजवा में और का मदद हमारी करते हैं ऐसे। प्रधानमंत्री ने जो पैसे डाले तो हमको 6 किस्त मिल चुकी है। अभी आखिरी किस्त मिली है 5-6 दिन पहले मिल चुकी है। तो प्रधान जी को धन्यवाद है, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं जो कि सब काश्तकारों को पैसा आ रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना ही चाहिए जो कि खाद बीज पे पैसे ना हो तो काश्तकारी में खाद बीज को पैसे मिल जाते हैं, तो उनसे हम अपने खाद बीज ले लेते, डीजल भी लगा लेते हैं। तो धन्यवाद है, प्रधानमंत्री हो तो ऐसे ही हो, प्रधानमंत्री ऐसे ही हों। कोरोना संकट के इस विषम दौर में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त ट्रांसफर किए जाने से बाराबंकी जिले के किसानों को उत्साह से भर दिया है।
किसान अब दोगुने जोश से अगली फसल की तैयारी में जुट गए हैं। उनका कहना है कि ये राशि ऐसे समय में मिल रही है जब उन्हें पैसे की सबसे अधिक जरूरत थी। साथ ही किसानों ने बताया कि पहले छोटी से छोटी जरूरतों के लिए गांव के महाजनों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, मगर अब स्थिति बदल गई है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने से सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। बाराबंकी जिले में 2,14,933 किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त उनके बैंक खातों में आ गई है। वहीं कुछ ऐसे किसान हैं जिनके खातों में त्रुटि थी, जिनको सुधार कर उनके भी खातों में सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा। मंत्री जी द्वारा जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में जो सीधे 2,000 रुपये पहुँचाए जा रहे हैं, वो एक सराहनीय कार्य है। और इससे पहले किसानों का ये होता था कि प्रत्येक फसल से पहले उन्हें साहूकारों या जो बनिया होते थे गांव में, उनसे पैसे लेने पड़ते थे। हम सभी को बाद में वो पैसे चुकाने पड़ते थे, जिससे हम लोग को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी कुछ गरीबों किसानों को तो अपने खेत भी गिरवी रखना पड़ता था। लेकिन 2,000 रुपये जो हमारे खातों में प्रत्येक फसल से पहले आते हैं, उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाई 2,000 रुपया हमका जो मिला, उससे हमको बहुत बड़ी राहत मिली। और कम से कम धान है, गेहूँ है, बीज में ज़रूरत है उसका खरीद लिहन, या खाद है, खाद में पैसा नहीं है उसका अब कम से कम दूसरे से नहीं मांगे पड़त है, ले लिहन, आराम होगा हमका। प्रधानमंत्री जी को किसान सम्मान निधि के द्वारा 2,000 रुपया देने का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी योजना है। अब किसी के यहाँ ऋण वगैरह कुछ लेना नहीं पड़ता है और कहीं भी जाना नहीं पड़ता है, और 2,000 रुपये सीधे खाते अकाउंट में प्रधानमंत्री दे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है बहुत ही कारगर है। और ये जो है हमें किसानों के लिए समय पर जो पैसा मिल जाता है, इससे हम किसानों के लिए ब्याज नहीं लेना उधार नहीं लेना पड़ता है, ब्याजू पैसे, और समय पर हमारा काम हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने यूपी मदरसा बोर्ड परीक्षा 2020 के आलिम फाजिल मौलवी परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों के घर जाकर सभी को मुकुट पहनाकर, शॉल उड़ाकर और प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर बोलते हुए मंत्री नंदी ने कहा कि हमारे प्रेरणा स्रोत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस देश में रहने वाले 130 करोड़ जनता के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये उद्देश्य हमारा है। मुख्यमंत्री प्रदेश में रहने वाले 23 करोड़ लोगों को कैसे खुश रखें, कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। हमें धर्म और मजहब से उठकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के छात्रों को सम्मानित किया गया, तो मदरसा बोर्ड के भी मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सम्मानित छात्राओं शिफा बेगम और आमीन आईमानी ने कहा कि हम लोग पढ़ लिख कर आगे टीचर बनना चाहते हैं और देश में बच्चों को पढ़ाकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में रहने वाले 23 करोड़ लोग कैसे सुखी रहें, कैसे समृद्धिशाली हों, कैसे हमारे होनहार बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए हमें जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके बिना किसी भेदभाव के अगर हम आईसीएसई के बच्चों को सम्मानित करते हैं, अगर हम सीबीएसई के बच्चों को सम्मानित करते हैं, अगर हम यूपी बोर्ड के बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो मदरसा बोर्ड के भी चारों जो हमारे बच्चे हैं बोर्ड में, जो हाई स्कूल के हैं, इंटर के हैं, उसके ऊपर के 2 हैं, सबको
हमने सम्मानित करने का काम किया। आज मैं बहुत खुश हूँ पास होके, क्योंकि माननीय मंत्री जी मेरे घर आए और मेरा हौसला बुलंद किए, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे घर आए और मुझे सम्मानित किए। इसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। वो फ़ारसी के बहुत बड़े जानकार भी हैं। उन्होंने हर कदम पे मुझे पढ़ना सिखाया, इसलिए मैं इस कामयाबी में सबसे आगे हूँ और मैं आगे भी चाहती हूँ कि बच्चों का भविष्य बनाऊँ और उनको कामयाबी दूँ। मैंने जामिया से आलिम की परीक्षा पास की है, उसमें 9वां स्थान प्राप्त किया है। आज मंत्री जी द्वारा सम्मानित किए जाने की मुझे बहुत खुशी है। मैं टीचर बनना चाहती हूँ और देश के बच्चे को पढ़ाकर उनको आगे ले जाना चाहती हूँ। स्वच्छता, बढ़ते प्रदूषण, समाप्त होती हरियाली को लेकर शहर के युवाओं ने नगर में बनी दीवारों पर वॉल पेंटिंग्स बनाकर जनता को जागरूक करने का साहसिक निर्णय लिया है। नगर के रोडवेज बस स्टेशन पर लिखा स्लोगन धरती माँ एक मंदिर है, नहीं है ये कूड़ेदान काफी चर्चित हो गया है। अभी इस प्रकृति बचाओ क्लब में 19 सहभागी हैं, जिनमें अधिकांश छात्र छात्राएं हैं। उनको इस कार्य की प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने देश के नेतृत्व द्वारा आह्वान किया गया कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, तभी नगर, प्रदेश और देश का विकास हो सकेगा। अभी ये संगठन सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव एनवायरमेंट के स्लोगन जन जागरूकता के लिए नगर के विभिन्न क्षेत्र में दीवार पर पेंटिंग्स बनाकर संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये पेंटिंग का कार्यक्रम बेसिकली इसलिए किया जा रहा है, हम सब लोग जानते हैं कि एटा में कितना वॉल्स पड़ी है जो इतनी गंदी है। कहते हम सब लोग पॉइंट आउट करते हैं कि वो गंदा है, ये गंदा है, बट कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। तो हम लोगों ने बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया है टू चेंज आवर वॉल्स, टू चेंज आवर सिटी। जनता को बस यही संदेश है कि अगर आप लोग चेंज चाहते हैं तो उसके लिए इनिशिएटिव लीजिए। जस्ट टू से कम एंड से कि कुछ अच्छा नहीं है एटा में, से कुछ नहीं होना है, बस आपको उसके लिए आके थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। दैट्स इट। हमने एक टीम बनाई है बच्चों ने मिलकर, जिसका नाम है टीम एम्पावर एटा, जिसके अंदर हम लोगों को अवेयर करते हैं रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, कि अपने आसपास का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखें, क्योंकि जो अभी हमारा करेंट पैंडेमिक चल रहा है जैसे कि कोरोना वायरस, उससे भी लड़ने में हमारी हेल्प होगी। तो हम वॉल पेंटिंग्स के ज़रिए, एक तो हमारे 2 मोटिव है कि हम अपने शहर को अट्रैक्टिव और सुंदर बना रहे हैं, दूसरा ये कि स्वच्छता के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा सुधार आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करने की बात कही। इस अभियान से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा और लोगों को एक यूनिक आईडी के साथ उनकी सारे स्वास्थ्य संबंधी चीजें दर्ज रहेंगी। चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में इससे नई क्रांति आएगी और तकनीक के माध्यम से लोगों की परेशानी कम होगी। इस योजना के तहत एक मरीज की हेल्थ कुंडली तैयार की जाएगी। लोगों के चिकित्सा जांच, हर बीमारी में आपको कौन सी दवा कब दी गई है, आपकी रिपोर्ट क्या आई है, सारी जानकारी इस स्वास्थ्य पहचान पत्र में समाहित होगी। इस अभियान के माध्यम से लोगों को तमाम स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। आज से नेशनल डिजिटल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी। इसके तहत एक यूनिक आईडी कार्ड मिलेगा, यानी आप देश के किसी भी कोने में अपना इलाज कराने जाएं तो आपको कोई भी कागज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अस्पताल, लैब, क्लिनिक और डॉक्टर सभी रजिस्टर्ड होंगे, यानी स्वास्थ्य संबंधी तमाम सुविधाओं की जानकारी भी इसमें मौजूद रहेगी। हमारे लोग हैं उनका एक हेल्थ आईडी बनाया जाएगा, उनका जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है उसको संरक्षित किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें एक जो डिजी डॉक्टर है वो भी एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें डॉक्टर्स भी अपने आप को एनरोल करा सकेंगे, और जो हेल्थ फैसिलिटी है उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो एक तरह से जो फैसिलिटीज़ हैं इनको डिजिटलाइज करना, और डिजिटाइज करके जिस तरह से एक अवेलेबिलिटी है कि एक क्लिक दूर है आपका सारा रिकॉर्ड और आपकी एक आईडी है, उसको सिक्योर भी किया जाएगा। अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर को एक सेंट्रल सर्वर से लिंक किया जाएगा। इसमें अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर साथ ही लैब सभी रजिस्टर्ड होंगे। इसके साथ ही मरीज के साथ लापरवाही करने की गुंजाइश भी कम रहेगी। तकनीक की अगर बात की जाए तो तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर शुरुआत है और बहुत अच्छा ये एक सिस्टम होगा, और आने वाले समय में जो एक समस्याएं हैं हमारे सिस्टम को लेकर के, रिकॉर्ड कीपिंग को लेकर के, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का जो टेलीमेडिसिन के तरह से उपयोग होना है, तो ये मुझे लगता है कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। कोशिश ये रहेगी कि धीरे धीरे हर कोई इस सिस्टम में आ जाए, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना आसान हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में भी ये जानकारी काफी मददगार साबित होगी। नए भारत में स्वस्थ भारत का सपना साकार करने में ये योजना काफी मददगार साबित होगी। विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। नमस्कार, मैं पवन कुमार तिवारी एक बार पुनः आपके समक्ष कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के भाग 2 के साथ आपके समक्ष आ रहा हूं। बच्चों, पिछले भाग में हमने इस अध्याय से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी, जैसे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं के साथ हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, उनके दशमलव प्रसार के बारे में बात की थी। फिर हमने उसमें ये सीखा था कि शांत दशमलव कौन से होते